देखो ये आपके पास क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है वो ये है आपके पास कि भारत में रेलवे निर्माण के प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी कि भारत में जो रेलवे का निर्माण हुआ उसका आपको आलोचना करनी है। और आलोचनात्मक परीक्षण का मतलब ये होता है कि प्रभाव का, तो उसके प्रभाव भी आपको बताने हैं और उसका आलोचना भी, यानी कि प्रभाव के अंदर आलोचना भी छिपी हुई होनी चाहिए। जब आप प्रभाव बताओगे, पहली देखो की पॉइंट पकड़ने की कोशिश करो। भारत में थोड़ा सा रेलवे के निर्माण के बारे में लिखोगे, पहला की पॉइंट तो ये है। दूसरा की पॉइंट है प्रभाव, तीसरा की पॉइंट है आलोचनात्मक वर्णन। 3 की पॉइंट है। बहुत से मतलब क्वेश्चनों में क्या होता है, बच्चों को ध्यान नहीं देते, तो जल्दबाजी में बस रेलवे के बारे में लिख दिया, प्रभाव के बारे में लिख दिया, आलोचना करनी थोड़ी सी भूल गए। तो यहाँ आलोचना भी करनी है हमें, मतलब रेलवे के जो प्रभाव हैं तो उसका हमें आलोचनात्मक परीक्षण करना है, यानी थोड़ी उसकी आलोचना भी करते हुए हमें बात करनी है। ये 3 की पॉइंट है, इन्हीं पर हम काम करेंगे। तो पहला हम रेलवे के निर्माण के बारे में पहले हमने थोड़ा लिखा। हमने बताया कि भारत में जो रेलवे के निर्माण के प्रभाव को हम 2 पक्षों में देखते हैं। रेलवे के प्रभाव के निर्माण को 2 पक्षों में देखा जाता है, जिसका पहला जो पक्ष है वो भारत के आधुनिकीकरण के संदर्भ में है। क्योंकि जो इंग्लैंड के इतिहासकार थे उन्होंने बताया कि भारत का आधुनिकीकरण किया रेलवे ने, भारत पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डाला बल्कि सकारात्मक ही डाला। तो वहीं दूसरा पक्ष जो है वो ये कहता है, यहाँ आधुनिकीकरण पर जोर देने का पक्ष है पहला। दूसरा पक्ष कहता है, जो भारतीय इतिहासकार ये कहते हैं कि जो रेलवे था वो औपनिवेशिक शोषण का, यानी कि दूसरा पक्ष भारत के औपनिवेशिक शोषण को बताता है, ठीक है नी। पहला पक्ष क्या है कि रेलवे ने भारत का आधुनिकीकरण किया। दूसरा पक्ष क्या है, रेलवे भारत का औपनिवेशिक शोषण किया, ठीक है नी। तो ये 2 पक्ष आपके पास दिखाई दे रहे होते हैं रेलवे के निर्माण में। तो यहाँ हम देखते हैं कि रेलवे के जो निर्माण के संदर्भ में दूसरा पक्ष जो है, यानी कि भारत का औपनिवेशिक शोषण, ये दूसरा पक्ष अत्यधिक प्रभावी रहा, ठीक है नहीं। और इसी को जो है अब हम भारत में रेलवे के प्रभावों को देखेंगे और उन प्रभावों के आधार पर आलोचना करेंगे या समीक्षा करेंगे कि भारत में जो रेलवे का निर्माण है वो फायदेमंद रहा या नुकसानदायक रहा, ठीक है नहीं। आपने देखो रेलवे के निर्माण के बारे में लिख दिया, ये तुम्हारी भूमिका हो गई। अब हम अगले उस पर आते हैं जो हमारा टास्क है प्रभाव। ये देखो वहाँ को आपको 8 से 9 मिनट मिलेंगे, तो आपको तभी अंडरलाइन कर लेना कि पहला मैं इस पर लिखूंगा 2 लाइनें भूमिका, फिर इस पर लिखूंगा, फिर यहाँ लिखूंगा। उसी को क्रम में आगे बढ़कर चलना है, बाकी कुछ नहीं करना है। टू द पॉइंट लिखना है, कोई इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, रागमाला लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि ना तो टीचर के पास इतना टाइम होता है कि तुम्हारी बकवास को पढ़े, और ना टीचर। अब कोशिश ये करनी है पैराग्राफ में, जैसे मैंने ये लिख दिया, कोशिश ये करनी है कि क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप सिनॉप्सिस बनाने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता है, वो तुम्हारे मतलब अब चेंज हो चुका है। पैराग्राफ को टीचर पढ़ना पसंद कम करता है, बल्कि पॉइंटों के रूप में पढ़ना ज़्यादा पसंद करता है आंसर को। क्योंकि पॉइंट जो है साफ दिखाई देते हैं, तो उन पॉइंटों से वो अंदाज़ा लगा लेता है कि आंसर सही डायरेक्शन में है या सही गलत में है। तो हमेशा कोशिश आंसर में करनी है कि की पॉइंट भी उसमें डालो, मतलब उसे आप सिनॉप्सिस की फॉर्म में या मैप की फॉर्म में दिखाने की कोशिश करो, जैसे मैंने दिखाया है। क्योंकि अगर मैं यहाँ सकारात्मक और नकारात्मक को उसमें पैराग्राफ के रूप में लिखूंगा तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना ये होगा। ये जब दिखते आए ना बना हुआ नोटबुक में, तो इसका प्रभाव अलग ही दिखता है। तो भारत में हम रेलवे के सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों के बारे में दिखाई पड़ते हैं भारत में, जिन्हें जो निम्न है। हमने बीच में लिख दिया प्रभाव, इधर सकारात्मक और इधर नकारात्मक। अब टीचर इन्हें आराम से पढ़ लेगा, टू द पॉइंट लिखा हुआ है, बिल्कुल एकदम पढ़ लेगा। सकारात्मक परिणाम क्या निकले भाई? सकारात्मक परिणाम ये निकले कि रेलवे के निर्माण से देश के जो आंतरिक बाजार थे उनमें संपर्क बढ़ गया और उससे व्यापारिक सुविधा बढ़ी। यानी कि दिल्ली की मार्केट से लोग अब चेन्नई के मतलब चेन्नई के लोग दिल्ली की मार्केट से सामान लेके जा सकते हैं रेलवे के द्वारा, और वहाँ से अपना सामान लाकर दिल्ली में बेच सकते हैं। तो देश के अंदर जो आंतरिक बाजार थे
और छोटे छोटे जिले भी आपस में जुड़े हुए रेलवे के माध्यम से, तो उनमें एक मतलब आंतरिक बाजारों में आपके पास जुड़ाव हुआ या संपर्क बढ़ा, उससे क्या हुआ, व्यापारिक सुविधा बढ़ी रेलवे के निर्माण से, ये इसका सकारात्मक रहा, व्यापार बढ़ा। दूसरा, रेलवे के निर्माण ने भारत का सामाजिक और राजनीतिक एकीकरण किया। राजनीतिक एकीकरण को तो सब है, लेकिन सामाजिक एकीकरण भी किया। क्यों? जो दक्षिण का समाज था वो नॉर्थ इंडिया के समाज से बिल्कुल वाकिफ नहीं था, हमारे रीति रिवाज कल्चर इनसे वाकिफ नहीं था। लेकिन अब व्यापारिक जब चीज़ें बढ़ी तो दक्षिण भारत का व्यक्ति भी उत्तर भारत में आके व्यापार कर रहा है, यहाँ रुक भी रहा है रात को, यहाँ की संस्कृति से भी रूबरू हो रहा है, ठीक है नहीं। और अब उसे ये भी पता चल रहा है कि यार चेन्नई भी भारत का हिस्सा है और दिल्ली में भी भारत का हिस्सा है, क्योंकि एक ही शासन है अंग्रेजों का, तो राजनीतिक एकीकरण भी हुआ। सामाजिक एकीकरण मैंने इसलिए लिखा क्योंकि समाज का एकीकरण हुआ। पहले जो दक्षिण का समाज अपने आप को अलग समझता था, अब वो ये मानने लगा कि हम सब समाज एक ही हैं, हमारे रीति रिवाज कल्चर अलग अलग हैं, लेकिन हम एक ही आपके पास भूभाग के समाज हैं, ठीक है नहीं। तो सामाजिक एकीकरण भी किया, राजनीतिक एकीकरण भी किया रेलवे ने भारत का, ठीक है। अब आपके पास हर व्यक्ति नॉर्थ का भी और साउथ का भी ये मानता है कि हम पर एक ही सत्ता शासन कर रही है और हम सब एक ही टेरिटरी के भाग हैं, ठीक है नहीं, एक ही टेरिटरी के हम सब नागरिक हैं, तो एक ही भूभाग के। तो इस टाइप से रेलवे ने भारत का सामाजिक और राजनीतिक एकीकरण भी किया। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट मतलब स्टेप रहा रेलवे का। एक दूसरा पॉजिटिव ये रहा कि रेलवे के द्वारा भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। राष्ट्रीय चेतना का विकास किस लिए हुआ? क्योंकि जो देशभक्त राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे लोग, चाहे वो कांग्रेस के थे या क्रांतिकारी थे, तो अब कांग्रेस के बड़े नेता जो है वो दक्षिण में भी जाकर रैली कर रहे हैं, रेलवे के माध्यम से आराम से जा सकते हैं, और लोग आपके पास आपस में मिल रहे हैं। लोगों को ये पता चला कि अंग्रेजों ने जो दक्षिण में शोषण किया उसके जिक्र बाहर नॉर्थ में भी हो रहा है, नॉर्थ के शोषण का जिक्र साउथ में भी हो रहा है, और लोग रैलियों में जा रहे हैं रेलवे के माध्यम से, कांग्रेस की या क्रांतिकारी गतिविधियों में भी आपके पास लोग शामिल हो रहे हैं। तो उससे क्या राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, ठीक है नहीं। राजनीतिक कार्यक्रमों में आसानी हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकते हैं, तो राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। दक्षिण नॉर्थ इंडिया का क्रांतिकारी दक्षिण में भी जा रहा है आराम से, वहाँ भी अपने विचारों को फैला रहा है, ठीक है नहीं। अखबार के मतलब रेलवे के माध्यम से अखबार बिल्कुल भारत के छोटे छोटे इलाकों में भी चले गए, क्योंकि अखबार वाले शहर से अखबार लेकर जाते थे रेलवे के माध्यम से, और छोटे छोटे दूर दराज के इलाकों में भी अखबार को बेचते थे, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, जो राष्ट्रवादी आपके पास नेता थे वो अखबारों के माध्यम से अपने विचारों को रखते थे और अखबारों के माध्यम से अंग्रेजों के शोषण का उजागर करते थे। तो उससे लोगों के अंदर जो है राष्ट्रीय चेतना विकसित हुई। तो ये एक पॉजिटिव स्टेप रहा। और एक पॉजिटिव स्टेप मतलब एकीकरण का मतलब होता है एक करना सामाजिक रूप से भी। अब मान लो अब इस समय तुम्हारे मन में क्या है, मैं अभी नाम ले लूँ कि चेन्नई, ठीक है नहीं, चेन्नई के लोग ऐसे होते हैं, तो तुम्हारे मन में एक भाव आएगा यार चेन्नई भी तो भारत का हिस्सा है, वो भी तो भारत के जो समाज है, ठीक है नहीं यार। अगर कोई चेन्नई में घटना होती है, ऐसे एक तेलंगाना में लड़की के साथ मतलब उसकी दुखद हत्या कर दी गई थी डॉक्टर की, अगर आपको घटना याद हो तो, स्कूटी से वो गई थी और फिर ट्रक ड्राइवरों ने जो 4-5 लोग थे उनका एनकाउंटर किया था पुलिस ने, क्या? हाँ जी, तेलंगाना की बात कर रहा हूँ मैं भी, तेलंगाना में ही है हैदराबाद भी। तो वहाँ पर आपके पास कोई घटना घटती है, उसका प्रभाव भारत के नॉर्थ में भी देखने को मिलता है, क्योंकि हम सब मानते हैं कि भाई हमारे समाज का ही तो हिस्सा है वो भी एक जो घटना घटी है। तो समाज का भी एकीकरण हो रहा है कि सामाजिक जो मुद्दे हैं उस पर समाज प्रखर हो रहा है। दक्षिण का व्यक्ति भारत में नॉर्थ इंडिया में आकर रुक रहा है। आज तुम देख रहे हो दिल्ली में नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट आकर तैयारी करते हैं, तो वो हमारे रीति रिवाज से सीखते हैं, हमारे कल्चर को सीखते हैं। हम उनके साथ बातचीत करते हैं या उनके साथ रहते हैं तो उनके कल्चर को हम सीखते हैं। तो समाज पास आया नहीं आया। पहले जो समाज में अलगाव की स्थिति थी कि नॉर्थ, क्योंकि बहुत सारे हेडल्स थे, लैंग्वेज का हेडल्स था और एक कल्चर का हेडल्स था,
लेकिन जब आपके पास संसाधन बढ़े परिवहन के और रेलवे से लोग इधर उधर व्यापार के लिए आए, यानी चेन्नई के व्यक्ति अब 5 दिन दिल्ली में रह के अपना सामान भी बेच रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, और नॉर्थ इंडिया का साउथ इंडिया में भी जा रहा है, तो उससे क्या हुआ, समाज में जो अलगाव की स्थिति थी वो दूर हुई। और वही जब रेलवे में आप बैठ के जा रहे हो तो छुआछूत, ये ऐसी जो भावना थी वो भी खत्म हो गई। मतलब अब तो रेलवे में तो एक जगह एक सीट पे पंडित बैठा है तो दूसरी सीट पे ऐसी कम्युनिटी का व्यक्ति बैठा है उसके बराबर में, ठीक है नहीं। तो जो एक भारतीय समाज में छुआछूत की जो एक धारणा थी वो खत्म हो गई, तो उससे समाज और पास आया। तो इस टाइप से समाज का एकीकरण किया। राजनीतिक एकीकरण का मतलब कि अब लोगों को ये लगने लगा कि हम सब एक ही सत्ता द्वारा शासित हो रहे हैं, अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है नहीं, और हम एक ही टेरिटरी के सब नागरिक हैं। दिल्ली में भी अंग्रेजों के वही नियम कानून चल रहे हैं जो साउथ में, ठीक है नहीं। जो केरल में आपके पास अंग्रेज कानून बना चल रहे हैं वही दिल्ली में भी कानून है, और केरल में जैसे जो हम पर शासन कर रहे हैं अंग्रेज वह दिल्ली में भी हैं। तो लोगों के अंदर ये भावना गई कि हम सब राजनीतिक रूप से एक ही हैं और हम पर एक ही सत्ता शासन कर रही है अंग्रेज, ठीक है नहीं। तो ये राजनीतिक एकीकरण हुआ। भौगोलिक एकीकरण भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि भौगोलिक एकीकरण इसलिए क्योंकि दूरियां कम हो गई रेलवे के माध्यम से। अब आराम से मतलब जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक आराम से व्यक्ति जा सकता है। राहुल गांधी पैदल यात्रा कर रहे हैं तो उस समय रेलवे से आप बहुत ईजी जा सकते हो। राहुल गांधी थोड़ा अपना राजनीतिक रूप से पैदल यात्रा कर रहे हैं, मतलब कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, ठीक है। तो भौगोलिक दूरी भी कम हो गई। कश्मीर जो कन्याकुमारी है वो है बिल्कुल साउथ में और कश्मीर है बिल्कुल नॉर्थ में, तो रेलवे के माध्यम से सफ़र आसान हो गया, तो भौगोलिक दूरी भी कम हुई, तो भौगोलिक एकीकरण भी कह सकते हैं। तो इस टाइप से, और एक पॉजिटिव स्टेप ये रहा कि रेलवे के विकास से भारत की जो अर्थव्यवस्था, विस्तृत अर्थव्यवस्था को बदला। भारत को रेलवे ने विस्तृत अर्थव्यवस्था में बदला। क्यों? व्यापार बहुत बढ़ गया, और जब व्यापार बढ़ जाता है तो अर्थव्यवस्था देश की अपने आप ही बढ़ जाती है। अब वो बात दूसरी है कि वो अर्थव्यवस्था किस हिसाब से बढ़ी, ठीक है नहीं, लेकिन व्यापारिक जब गतिविधियां बढ़ी तो अर्थव्यवस्था बढ़ती है। कैसे बढ़ी? क्योंकि रेलवे श्रम और वस्तु की गतिशीलता को बढ़ा दिया। मतलब ये हुआ साफ साफ कि अब कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर काम कर सकता है। अगर दक्षिण की फैक्ट्रियों में कामगारों की जरूरत है तो बिहार के लोगों को हायर करके या बिहार के बहुत सारे लोगों को मतलब यहाँ से व्यापारी ले जा सकते हैं। और वस्तुओं की गतिशीलता बढ़ गई, यानी कि आपके पास कोई भी वस्तु जो दिल्ली में बिक रही है वही वस्तु अब चेन्नई में बिक रही है, ठीक है नहीं। आराम से वस्तुओं का यातायात के साधन डेवलप हो गए, रेलवे खासकर, तो चेन्नई के जो वहाँ की लोकल वस्तु दिल्ली में भी आके बेच रहे हैं लोग, और दिल्ली या आसपास की जो वस्तु हैं, यहाँ का जो लोकल चीज़ें हैं, उन्हें चेन्नई में भी जाकर बेचा जा रहा है, ठीक है नहीं। तो श्रम की और वस्तु की गतिशीलता बढ़ने से व्यापार बढ़ा। व्यापार बढ़ने से भारत जो है एक विस्तृत अर्थव्यवस्था में बदल गया। अब ये इसका लाभ किसे हुआ वो दूसरा पक्ष है। अंग्रेजों को ज़्यादा लाभ हुआ या क्या भारतीयों को लाभ हुआ? अब हम उसके नकारात्मक पक्ष में देखेंगे। तो ये तो हमने रेलवे के सकारात्मक पक्ष डेवलप की, मतलब हमने चर्चा की उन पर। तो इस टाइप से जब ये टीचर देखता है ना यहाँ से कि ये सकारात्मक है, पहला ये वो इन्हीं पढ़ेगा, ये नहीं पढ़ के एकदम नंबर दे देगा, आगे पढ़ेगा ही नहीं क्वेश्चन वो, ठीक है नहीं। नकारात्मक सकारात्मक को ही पढ़ के दो तीन इनके पार्ट को एकदम नंबर दे देगा, निष्कर्ष को पढ़ेगा ही नहीं। वो समझ जाएगा कि ये व्यक्ति जो है वो सही डायरेक्शन में आंसर लिख रहा है। नकारात्मक पक्ष की बात करूं तो पहला तो नकारात्मक पक्ष ये रहा कि रेलवे धन की निकासी का सशक्त माध्यम बना। कैसे भाई? क्योंकि रेलवे ने व्यापार को जो बढ़ाया, वो व्यापार जो है अंग्रेजों के पक्ष में ज़्यादा था। यानी कि भारत जो अंग्रेज अधिकारी थे या कर्मचारी थे वो भारतीय राजस्व से ही, मान लें जो यहाँ अधिकारी है उसे सैलरी कहाँ से मिल रही है? भारत के राजस्व से। तो उसी सैलरी से उसने भारत में सामान खरीदा और उसे इंग्लैंड में भेज दिया और वहाँ पे काफ़ी मुनाफा कमाया। और भारत में आपके पास ब्रिटेन से जो निर्मित
रेलवे का जब निर्माण किया गया, पटरी वगैरह ये बिछाई गई, या जो भी लोहे का यूज़ हुआ, या कोई भी जो वहाँ पर आपके पास डिब्बे बनाए गए लोहे के माध्यम से, और भी जो भी मतलब रेलवे के निर्माण में चीज़ें लगी, वो सब उनका आयात कहाँ से किया गया? ब्रिटेन से। सब कुछ ब्रिटेन से मंगाया गया। यानी कि भारत, अब ये लगा लीजिए, भारत में रेलवे का निर्माण हो रहा है और सारी सामग्री कहाँ से आ रही है? ब्रिटेन से। तो वो पैसा कहाँ से जाएगा? भारत के राजस्व से ही तो जाएगा। और वो भैया मतलब सरकार तो विदेशी है, तो वो पौने पौने दाम पर भी आ रहे हैं, यानी कि आपके पास महंगे भी आ रहे हैं मटेरियल, तो भारत से और ज़्यादा पैसा जा रहा है इंग्लैंड को। एक तो सशक्त माध्यम इस टाइप से बना। दूसरा सशक्त माध्यम इस टाइप से बना कि रेलवे के माध्यम से अंग्रेज, मतलब यहाँ जो व्यापारी थे, अंग्रेज थे, उन्होंने यहाँ के राजस्व से ही वस्तुओं को खरीदा और उन्होंने इंग्लैंड में जाके मुनाफा कमाया। तो जो भारत का धन, उससे ही वस्तुएं खरीदी और उन्हें ही वहाँ व्यापार के माध्यम से मुनाफा कमाया। तो भारत का धन जो है इस व्यापार के माध्यम से और रेलवे के निर्माण में जो सामग्री लगी थी उसके माध्यम से बाहर गया। इसलिए रेलवे जो है धन की निकासी का सशक्त माध्यम भी बना। जब मैंने आपको रेलवे पढ़ाया होगा तो वहाँ बहुत अच्छे से समझाया होगा, ठीक है नहीं। उसके बाद रेलवे ने ब्रिटेन का औद्योगिकीकरण किया, बल्कि भारत का भी औद्योगिकीकरण किया, ठीक है नहीं। रेलवे ने इंग्लैंड का औद्योगिकीकरण कैसे किया? क्योंकि रेलवे के निर्माण में जो भी सामग्री लग रही है वो इंग्लैंड की कंपनियां, मतलब जो कारखाने हैं वहीं से तो आ रही है। तो जब आपके पास भारत में डिमांड क्रिएट हो रही है उन सामग्रियों की, तो वहाँ के कारखाने डेवलप हो रहे हैं। और भारत का भी औद्योगिकीकरण क्यों किया? क्योंकि भारत मतलब रेलवे का जब निर्माण भारत में हो रहा है तो जो भी सामग्री बन रही है, लग रही है उसमें लोहा वगैरह, उससे संबंधित उद्योग भारत में डेवलप नहीं किया अंग्रेजों ने जानबूझकर, क्योंकि वहाँ की इंग्लैंड के जो कारखाने थे उन्हें सहायता पहुँचाने के लिए। और दूसरा, रेलवे ने व्यापार को इतना बढ़ा दिया, जो ब्रिटिश निर्मित वस्तु थी, कारखानों में जो निर्मित वस्तुएं थीं, तैयार जो माल था ब्रिटेन में, भारी मात्रा में आयात किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, यानी कि भारत में लाया जाता था। और भारत के दूर दराज के इलाकों को भी रेलवे के माध्यम से ब्रिटिश वस्तुओं से भर दिया गया, यानी ब्रिटिश वस्तुओं के द्वारा भारत के छोटे छोटे बाजार भी लाद दिए गए। तो उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि जब सस्ते दामों पर ब्रिटिश कपड़े मिलने लगे कारखानों में बने हुए, तो भारत के जो बेचारे हस्तशिल्प उद्योग वाले लोग थे जो काम करते थे, उनका व्यवसाय ठप हो गया। उनके जो भी उद्योग थे, हस्तशिल्प उद्योग, वो खत्म हो गए। तो भारत का भी औद्योगिकीकरण हुआ, ठीक है नहीं। तो इसलिए लिखा है कि रेलवे में ने अंग्रेजों का मतलब ब्रिटेन का तो औद्योगिकीकरण किया, लेकिन भारत का भी औद्योगिकीकरण किया। रेलवे ने भारत से कच्चे माल के निर्यात को बढ़ा दिया। अब कच्चा माल जो था रेलवे के माध्यम से दूर दराज यानी गांव से भी रेलवे के माध्यम से शहर, मतलब अंग्रेज व्यापारी भारत से कच्चा माल गांवों में भी जाकर खरीदने लगे। गांव दूर दराज के इलाकों से भी कच्चे माल को रेलवे के माध्यम से बंदरगाहों तक पहुंचाया गया और फिर उसे कहाँ निर्यात किया गया? इंग्लैंड में। इंग्लैंड के जो कपड़े के कारखाने थे उनके लिए, ठीक है नहीं। अब जब भारत से कच्चे माल का निर्यात बढ़ा तो भारत में कच्चे माल की कमी हो गई, तो भारत के जो बेचारे उद्योग थे वो आपके पास ठप हो गए, क्योंकि उन्हें, यार ये आवाज़ बंद करो भाई सिंपली, क्योंकि उनके भारत के जो कच्चे उद्योग थे उनके लिए कच्चा माल मिला नहीं, या जो मिला वो महंगा मिला तो उनके वस्त्र महंगे हो गए, उन्हें कोई फिर खरीदार नहीं मिला। तो कच्चे माल के निर्यात को बढ़ाया तथा तैयार माल को ब्रिटेन में, यहाँ लिख लेना, एवं ब्रिटेन लिख लेना, ब्रिटेन के तैयार माल के आयात को प्रोत्साहन दिया। यानी कच्चे माल को तो ब्रिटेन में बढ़ाया, ठीक है, निर्यात को बढ़ाया, और वहाँ जो कारखानों में कपड़े वगैरह या जो भी वस्तु बनी वो ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे के माध्यम से मतलब निर्यात किया गया भारत में, और रेलवे के माध्यम से भारत के दूर दराज के सभी इलाकों में पहुंचा दिया गया, ठीक है नहीं। तो इससे क्या हुआ? भारत का जो हस्तशिल्प उद्योग था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, पूरी तरीके से जो है उसका पतन हो गया।
तो वहीं रेलवे का एक पॉजिटिव मतलब नकारात्मक परिणाम ये रहा, नेगेटिव, कि सेना की गतिशीलता को बढ़ा दिया इसने। सेना की जब गतिशीलता बढ़ गई, यानी कि अब सेना रेलवे के माध्यम से बहुत तेजी से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकती थी। गतिशीलता का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान को तेजी से पहुंचना। तो सेना की गतिशीलता को बढ़ा दिया गया, और जब सेना की गतिशीलता को बढ़ा दिया गया तो अगर अब भारत के किसी भी इलाके में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह होता है तो उसे आसानी से दबाया जा सकता है। तो देखो मैंने ये चीज़ें नहीं लिखी, ये अगर ऐसे लिखता तो बहुत बड़ा हो जाता है। ये मैंने केवल इतना लिख दिया कि सेना की गतिशीलता को बढ़ाया, और इससे क्या हुआ, भारत में ब्रिटिश शासन की नींव मजबूत हुई। तो नींव मजबूत कैसे हुई, क्योंकि अब शासन प्रशासन के कार्यों में आराम से रेलवे के माध्यम से अगर कोई भी विद्रोह होता था उसे दबा दिया जाता था, और शासन प्रशासन के कार्य को सुचारू रूप से चलने दिया जाता था। ठीक है नहीं। तो इस संदर्भ में मैंने कहा कि रेलवे के निर्माण ने या रेलवे ने सेना की गतिशीलता को बढ़ाकर भारत में ब्रिटिश शासन की नींव को मजबूत किया, क्योंकि अब ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कोई भी अगर विद्रोह होता है तो रेलवे के माध्यम से तेजी से सेना पहुंचा दी जाती है और उस विद्रोह को दबा दिया जाता है। एक नेगेटिव काम रेलवे का ये रहा कि भारत से अनाज को, यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ या द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो बड़े पैमाने पर भारत से अनाज का क्या किया गया, निर्यात किया गया। ठीक है नहीं। और जब निर्यात किया गया तो हमारे अनाज की कमी हो गई, तो हमारे अनाज की कमी हो गई तो लोगों को महंगाई बढ़ गई, और जो बेचारे गरीब लोग थे वो उस दर पे अनाज नहीं खरीद सके। तो उसका क्या निकल कर आया परिणाम, भारत में अकाल की स्थिति पैदा हो गई। ठीक है नहीं, अकाल की तीव्रता बढ़ गई। ठीक है, तो ये नेगेटिव प्रभाव हमने देखे। अब इसी संदर्भ में आपके पास बस निष्कर्ष को और बता देता हूँ। निष्कर्ष में हमने देखा कि उपरोक्त प्रभावों की समीक्षा अगर हम करते हैं तो हम देखते हैं, समीक्षा करने पर हम ये देखते हैं कि जो सकारात्मक प्रभाव हैं उनकी अपेक्षा हमें नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा प्रबल दिखाई देते हैं। ठीक है नहीं, क्योंकि हमें तो आलोचना भी करनी है ना, तो निष्कर्ष में हम आलोचना करेंगे। ठीक है नहीं, तो वो प्रभाव हमें नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा प्रबल दिखाई देते हैं। लिहाजा भारत में रेलवे का जो निर्माण था वो औपनिवेशिक हितों से ही परिचालित था। यानी कि औपनिवेशिक का मतलब जो अंग्रेजों के हित थे वो भारत के लिए फायदेमंद नहीं हुआ रेलवे का निर्माण, बल्कि अंग्रेजों ने उसका निर्माण अपने फायदे के लिए किया, क्योंकि ये जो नकारात्मक प्रभाव है ये ज़्यादा प्रबल है। ठीक है, सकारात्मक के बदले। तो भारत में रेलवे का जो निर्माण हो रहा है वो औपनिवेशिक हितों से ही परिचालित हो रहा है। अतः रेलवे भारत में धन की निकासी का सशक्त माध्यम बना। तो वहीं रेलवे के नकारात्मक प्रभावों की जो प्रबलता के संदर्भ में एक बात ये कही गई कि रेलवे ने भारत में वो किया जो अन्यत्र कहीं नहीं किया। क्यों? क्योंकि भारत में रेलवे ने विऔद्योगीकरण किया। भारत में रेलवे ने आपके पास धन की निकासी की प्रबलता को बढ़ाया, जो अन्य कहीं देश में भी रेलवे ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि अन्य देशों में रेलवे का निर्माण हुआ तो उस रेलवे का प्रयोग वहाँ के लोगों की भलाई के लिए किया गया, ठीक है, ना कि दूसरे देशों की भलाई के लिए। लेकिन भारत में उल्टा है, भारत में रेलवे का जो प्रयोग है उसका ज़्यादा यूज जो है अंग्रेजों के पक्ष में दिखाई देता है। तो इसी संदर्भ में ये बात कही गई है कि रेलवे ने भारत में वह किया जो अन्यत्र कहीं नहीं किया। ये अपने आप में क्वेश्चन भी है और अपने आप में एक लाइन भी है। ठीक है नहीं, समझ में आया भाई आपके पास? तो आलोचना हमने देखो इस निष्कर्ष में हमने आलोचना कर दी। अब तुम्हें बड़ा अच्छा लगा होगा कि यार बताओ इतना आसान होता है आंसर लिखना, तो कोई हार्ड नहीं है आंसर लिखना। और आंसर जो वो मतलब आपके पास आंसर राइटिंग की जो एक क्लास है इसमें यही हमें सीखना है कि आंसर कैसे लिखा जाता है। पहली चीज़ तो ये सीखनी है। और जब ये चीज़ आप पर आ गई और ये आंसर देखो, अब आप रेलवे के टॉपिक को पढ़ोगे तो कितना बड़ा टॉपिक होगा। अब आपने एक को आंसर के अंदर ही पूरा रेलवे कंप्लीट कर लिया। अब आपको रेलवे एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट टाइम पे आप इन क्वेश्चन आंसर को ही रिवाइज करोगे। ठीक है नहीं, तो ये अपना आंसर कंप्लीट हो जाता है। किसी कोई डाउट? क्या लिखाएंगे सर? लिखाएंगे लिखाएंगे सर।